आपको समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपने कई बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। आपने कही है राम लला प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी में जो एनर्जी दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। बीजेपी में जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे को तकरीबन उतार दिया है, और जो कुछ सीटें अभी रुकी पड़ी हैं उसमें जरूर कुछ पेच है, लेकिन बाकी लोगों को दे दिया गया है। उसमें ना उम्र का मापदंड है ना कोई और चीज का मापदंड है। मनीष गुप्ता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनता से फीडबैक, आंतरिक सर्वे, रणनीतिक चर्चा और नमो ऐप पर जनता के फीडबैक को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा हर इलाके में कम से कम 3 नेताओं को फीडबैक लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। और आपको बेहतर पता है कि मंत्रियों को भी लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर मौजूदा सांसदों के बारे में जनता की राय का पता लगाएं, ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी। और इन तमाम आधार पर टिकटों का बंटवारा किया गया है, उम्मीदवारों का चयन किया गया। उसके बावजूद क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो डिक्लेरेशन है, जिन नामों की सूची तय कर दी गई है, उसमें बहुत चीजों को दरकिनार कर दिया गया है? पंकज जी, कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के करे निर्मल सुभाए। अभी राहुल लाल जी की बात, ये मैं राहुल लाल जी के लिए ही कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने भांति भांति के चित्रण किए, पंकज जी के एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बिना बोले खड़ा है तो आप कई सारी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। पहली इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि देखो बंदा बहुत गुस्से में है, गुस्से में बोल नहीं रहा। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि बंदा बिल्कुल डरा हुआ है इसलिए चुपचाप बैठा है। तीसरी इंटरप्रिटेशन, बंदा बहुत कसमसा रहा है, दुखी है इसलिए चुप है। और चौथी, बंदा बहुत सुखी है, संतुष्ट है इसलिए चुप बैठा हुआ है। तो राहुल लाल जी के जो इंटरप्रिटेशन है वो इसी तरह के हैं। राम मंदिर के बाद ऊर्जा खत्म हो गई, ऊर्जा है नहीं इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अरे भाई, जब कटेंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी डर गई इसलिए काट रही है। अब कह रही है कि बीजेपी डरी नहीं है इसलिए काट रही है, नहीं काट रहे हैं। अरे भाई, तय कर लो कि काटने का पैमाना क्या है और डरने का पैमाना क्या है। सच्चाई ये है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल जी जो मोदी जी, जो मेरी समझ में आ रहा है ये बीजेपी फॉलो कर रही है। पहली बात ये कि हर विवादास्पद चेहरे को बाहर करना है, पहला रूल। दूसरा, जिसका जनता से कनेक्ट नहीं है उसको बाहर करना है। अगर किसी अपवादों को छोड़ दिया जाए तो 75 की उम्र के लोगों को बाहर करना है। और जो लोगों ने मंत्री बनने के बाद इफेक्टिव काम नहीं किया उनको बाहर करना है, जैसे हर्षवर्धन। ऐसे ही जिनके बारे में जो जातिवादी आंकड़ों में फिट नहीं बैठ रहा उनको भी रोका जा सकता है। इसके अलावा जिनके बारे में पार्टी में किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऐप के माध्यम से, जनता के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से अगर नेगेटिव फीडबैक है, उसे टिकट नहीं देना है। तो पहली बार में उन लोगों को टिकट दिया जिनका 100% जीतना तय था। ऐसा मैं समझ रहा हूं कि जो पहली बार में टिकट दिए गए वो सभी 100% जीत के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए दिए, वरना हेमा मालिनी को टिकट काटा जा सकता था। अब वहां पर जाटों को या तो हटाने के लिए या तो आरएलडी के लोगों को लेके आए, या चूंकि हेमा मालिनी भी जाट नेता की पत्नी है तो उनको मैनेज कर लिया गया। तो हर सीट पर इस तरह के जो मैंने प्रिंसिपल बताए वो समीकरण है।
और रही बात ऊर्जा की, तो पंकज जी मैं आपको बता दूं, जहां दूसरी पार्टी अभी स्ट्रगल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक पहला बड़ा चंक नाम डिक्लेयर कर चुकी है। अब किसी एक ने रिजाइन कर दिया, किसी एक ने मना कर दिया, किसी ने राजनीति छोड़ दी, ये तो अपवाद हैं, चलते रहेंगे, हर पार्टी में होंगे। पर अनुशासन देखिए, जिस बंदे को टिकट नहीं मिली वो हल्ला गुल्ला नहीं मचा रहा है, वो चीख चिल्लाने, पार्टी छोड़ने की धमकी नहीं दे रहा है। अब सिचुएशन एक और आती, फिर बाकी फैसले क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी अन्य पार्टियों की तरह एक पार्टी है। फर्क यह है कि अटल जी की पार्टी ना हो कि मोदी जी की पार्टी है, इसलिए राजनीति पूरी करके चले। इसमें क्या है कि जहां ये लगता है कि जहां हमारा कैंडिडेट को अगर टिकट ना मिली तो वो भाग जाएगा, तो उस पार्टी का उस सीट का डिक्लेरेशन तभी होगा जब बिल्कुल लास्ट डेट आ जाएगी, उसे कहीं भागने का मौका ना मिले। और रही बात राम मंदिर की ऊर्जा की, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ऐसे ऐसे इलाके थे जो लगभग पूरी तरह मुस्लिम इलाके थे। आज भी वहां कुछ एक मकानों पे जब आप केसरिया झंडे राम वाले देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अब ऊर्जा खुल के सामने आ गई। राहुल लाल जी मेरे साथ कई बार कनॉट प्लेस में ओपन डिबेट में होते हैं, अलग अलग चैनल पे, तो जिस तरीके से जनता का सेंटीमेंट निकल के आता है, राहुल जी उस बात को अच्छे से समझते हैं। तो मैं ये बात कॉन्क्लूड करके कहना चाहता हूं, जनता में उत्साह की कोई कमी नहीं। और दूसरा, पिछले 15 दिन से और चुनाव के डिक्लेरेशन होने तक जिस तरीके से हर राज्य में मोदी विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, हर जगह योजनाएं दिखा रहे हैं, हर जगह बता रहे हैं कि ये चुनाव मेरा विकास पे लड़ा जाएगा, तो मैं राहुल लाल जी और इस विचारधारा के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव राम मंदिर पर नहीं लड़ रही है बीजेपी, इस बार का चुनाव बीजेपी विकास पर लड़ रही है। इस बार का चुनाव बीजेपी ओवरऑल भारत के डेवलपमेंट पर लड़ रही है, विश्व में भारत की बढ़ती हुई स्थिति पर लड़ रही है, जनता की आवाज पर लड़ रही है और परिवारवाद के खिलाफ लड़ रही है। चलिए, पर सवाल यह भी है कि पंकज जी बस एक लाइन कहूंगा। हाँ ज्यादा अब चूंकि अपना जब टर्न आएगा तब मैं जवाब दूंगा। बस एक चीज कहूंगा कि देखिए, जब आप सूची बना रहे हैं, 3 जगह से एजेंसियां जांच कर रही है उम्मीदवारों की पूरे मामले, उसके बाद नमो ऐप पर भी फीडबैक लिया जा रहा है, तो फिर रावत जैसे उम्मीदवार कैसे चुन लिए गए? आप सोचिए कि अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता, चलिए किसी ने प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि जैसे टिकट की घोषणा हुई फिर वो वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो सही है गलत है खुद उन्होंने भी लिखा है कि जब तक उसकी सत्यता का जांच नहीं होता मैं बाहर होता हूं, टिकट नहीं लूंगा। लेकिन उनके अन्य भी बहुत सारे विवादास्पद चीज है। तो जो अभी मनीष जी कह रहे थे कि भाई विवादास्पद किस्म के लोगों को दूर करना, तो भाई वो मानक कहाँ यहाँ पे पालन होता हुआ दिखा? मैंने इसके कई सारे उदाहरण, एंटी इनकम्बेंसी सेक्टर के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक बंदे का वीडियो मिला, उसने टिकट छोड़ दी, और ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिस पर 50-50 महिलाओं के रेप के आरोप हैं, और वो बंदा किस तरीके से बंगाल में घूमता है, और उस समय नेतागण चुपचाप बैठे रह जाते हैं, तब उनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के साथ कोई गलत हुआ या उसने कुछ गलत किया, उसने अपने आप को पीछे हटाया, शाहजहां शेख की तरह नहीं, जिसको लेकर हमारे देश के तमाम राजनीतिक जो परिदृश्यकार हैं उनके मुंह में दही जम गया है। तो ये अनुशासन देखिए कि जिसकी गलती वो अपने पीछे हट रहा है, ये नहीं कि शाहजहां शेख की तरह बेशर्मी करके पूरा विपक्ष मुंह में दही जमाए बैठा है और बात नहीं कर रहे। जहां हिंदू मुस्लिम महिलाएं रो रो कर कह रही हैं कि ये बंदा बहुत गलत है, और गलत का क्या मायने हैं राहुल लाल जी भी समझ रहे हैं और पंकज जी भी समझ रहे हैं। चलिए, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, इसको आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे अगर मैं कहूं रायबरेली से संतोष गंगवार कहां से जीतते हैं? बरेली से संतोष गंगवार का क्या टिकट कटना तय है बिलाल जी? क्या बलिया से बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटना तय है? क्या गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटना तय है? क्या मेनका गांधी का टिकट कटना तय है?
कई ऐसी सीटें, क्या प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटना तय है? और इन सब का टिकट कटना तय है तो इनके विकल्प के तौर पे पार्टी ने कुछ सोचा है क्या? ऐसा आपको समझ में बात आती है? क्योंकि यहां पर डिक्लेरेशन नहीं करने का मतलब है कि इन उम्मीदवारों को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी कुछ सोच रही है, उधेड़बुन में है, इसीलिए इनके नामों को घोषित नहीं किया गया है। देखिए पंकज भाई, किसी भी सीट पर, खासतौर से लोकसभा की सीट पर, बहुत सारे क्राइटेरिया एक साथ काम करते हैं। कहीं जातीय समीकरण पार्टी को बिठाना होता है, कहीं कहीं इंटरनल लॉबिंग हावी होती है, कहीं इंटरनल फीडबैक की इम्पोर्टेंस होती है, कहीं पर एक पर्टिकुलर चॉइस होती है, कहीं पर कैंडिडेट की अपनी छवि होती है, कहीं पर क्राइटेरिया काम कर रहा होता है, कहीं पर विवाद होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को कोई एक क्राइटेरिया मान लें तो देखिए इस तरह से नहीं होता। हर चीज पॉलिटिक्स में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखी जाती है। अब अगर आप मान लें कि साहब रमेश विदुड़ी जी का टिकट काट दिया दिल्ली में फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है साहब कि साहब वो विवादित नेता थे। नहीं, सिर्फ रमेश विदुड़ी का ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर का भी काटा गया। मैं आ रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर का काटा गया, रमेश विदुड़ी का काटा गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने दानिश अली के खिलाफ इस तरह की बात कही। प्रधानमंत्री प्रज्ञा ठाकुर से लगातार नाराज रहे क्योंकि गांधी के खिलाफ वो स्टेटमेंट देती थी, इस वजह से पीएम को पसंद नहीं पड़ा। हाँ देखिए, मैं वहीं आ रहा हूँ जिस डायरेक्शन पे आप बात कर रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो साहब डॉक्टर हर्षवर्धन तो बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही संयमित, बहुत ही आई मीन काइंड हार्टेड पर्सन है, लोगों से मिलते जुलते हैं, एक संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से। तो उनका क्यों काट दिया? मीनाक्षी लेखी साहब यंग पार्लियामेंटेरियन है, वेल स्पोकन है, अच्छा डिफेंड करती है, उनका क्यों काट दिया? तो देखिए हर जगह कॉन्ट्रडिक्शंस देखे जाते हैं। मैं पॉइंट इज दिस कि आप कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्राइटेरिया एक परसेप्शन में होता है, एक लार्जर एक थिंकिंग होती है पार्टी के अंदर। लेकिन जो सीटें, जो बची हुई सीटें हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई जातीय समीकरण बेटर फील कर रही हो कि यहाँ पर अच्छे उम्मीदवार हम दे सकते हैं। और रहा साहब कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 बार से तो मैं ही देख रहा हूँ कि XYZ किसी भी खड़ा कर दो, सब जीतते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर है। ऐसा कौन सा आदमी काम कर रहा है क्षेत्र में? तो बहुत सारी चीजें हैं कि साहब इसने काम नहीं किया इसलिए इसका टिकट काट दिया। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हो सकते हैं। तो आप जनरल VK सिंह साहब हैं, तो जनरल VK सिंह साहब कौन से पॉलिटिक्स में थे, फिर भी जीते। अब ब्रजभूषण सिंह है, ब्रजभूषण सिंह एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है, हो सकता है उनकी फैमिली में से किसी को दे दिया जाए। संतोष गंगवार है, संतोष गंगवार पर आप एक एज लिमिट आप अप्लाई कर सकते हैं। संतोष देव पचौरी हैं, उन पर उनका क्या खता है? वीरेंद्र सिंह मस्त है, उनका कौन सा बैड परसेप्शन है? तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनको इस पैरामीटर्स में नहीं देखा जाता। पार्टी के अंदर बेसिकली इंटरनल लॉबिंग्स होती हैं, इंटरनल फीडबैक्स होते हैं, बहुत सारी कभी कभी लॉबिंग हावी होती हैं और उन लॉबिंग्स के चलते चीजों को होल्ड पे कर लिया जाता है। भाई बहुत सारी जगह ऐसा फील किया जाता है कि साहब अगर इसको काटोगे तो बगावत हो सकती है। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको आप पॉलिटिक्स के अंदर एक तरह से उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि जितने भी आज देश के अंदर लोग जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि पे जीत रहे हैं। बहुत सारे लोग काम ना करके भी जीत रहे हैं। हेमा मालिनी कौन सा काम कर रही है मथुरा में, लेकिन जीतती हैं प्रधानमंत्री की छवि पर। तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो पैरामीटर्स हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल पोजीशंस पर चीजें होती हैं,
इंटरनल इक्वेशंस पे चीजें होती हैं, सामने वाला कौन सा पार्टी क्या उम्मीदवार दे रही है इस पर भी निर्भर करता है। बहुत सारी जगह बड़े नेताओं की पर्सनल चॉइस होती है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर अक्सर ये सब चीजें इंटरनल लॉबिंग का शिकार हो जाती हैं, उसकी वजह से और इंटरनल समीकरण, क्योंकि प्रधानमंत्री यूपी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस वक्त, तो वो चाहते हैं कि यूपी एक बड़ा स्टेक है, तो वहां पर हर सीट पर फूक फूक के कदम रखा जाए। तो इसलिए जो सीटें लेट भी हो रही हैं, तो उसमें यह नहीं है कि साहब कि बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पर चल रही है और वो हर सीट की एक विनेबिलिटी तलाश रही है, जिसकी वजह से जैसे भी उनको सुटेबिलिटी होगा उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेजुअली नाम बढ़ाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कोई क्राइटेरिया नहीं कह सकते, लेकिन संभल कर कदम रख रही है बीजेपी ताकि मैक्सिमम अपना उत्तर प्रदेश से परफॉर्मेंस दे सके।